बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जायज़ा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हुसैन थेबू। आज हम जायज़ा लेंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ ने UN के 77वें इजलास से जो खिताब किया। वज़ीर आज़म साहब ने पाकिस्तान का केस पेश किया। वज़ीर आज़म साहब ने वहाँ पे फरमाया कि ये जो क्लाइमेट चेंज है इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअली या किसी मुल्क के ऊपर नहीं है, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस क्लाइमेट को, इस माहौल को ख़राब करने में पाकिस्तान का कोई 1% हिस्सा भी नहीं होगा और उसका जो गुनाह है वो पूरा का पूरा पाकिस्तान को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। इस वक्त पाकिस्तान के 1/3 हिस्सा सैलाब के पानी के अंदर है। वज़ीर आज़म साहब ने वहाँ पे फरमाया कि 40 दिन और 40 रातें तबाहकुन बारिश हुई जिसने पाकिस्तानी मईशत को हिला के रख दिया। हमारा इसी सैलाब में 600 ख़वातीन ने अपने रोडों पे बच्चे दिए। अलार्मिंग सिचुएशन है, दुनिया को जगाने की ज़रूरत है। दुनिया आए और इस जो पाकिस्तान में मुसीबत आई है, जो क़यामत सुगरा आई है, इसमें हमारे साथ हेल्प करें। कि आज हम जायज़ा लेंगे कि क्या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने हमारा केस वहाँ पे अच्छे तरीके से पेश किया। आज हम इस पे जायज़ा लेंगे कि जब यूक्रेन में कुछ होता है तो दुनिया किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है, जब पाकिस्तान जैसे मुल्कों में, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में ये चीज़ें होती हैं तो दुनिया किस तरह से उस पर रिस्पॉन्स करती है। दूसरी तरफ हम देखेंगे यहाँ पे अपोजिशन के जो लीडर हैं जनाब इमरान खान साहब, ज़बरदस्त किस्म के जलसे कर रहे हैं इस वक्त मुल्क में। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसको दिखा रही है। मुबसरीन का कहना ये भी है कि इस वक्त इमरान खान साहब मुल्क के मकबूल तरीन लीडर हैं। भुट्टो के बाद जो उनके पास लोगों की पॉपुलरिटी है, इस पे भी जायज़ा लेंगे कि इमरान खान साहब का पाकिस्तान में फ्यूचर क्या है और इमरान खान साहब के साथ जो लोग हैं, इमरान खान साहब आखिरी काल क्या देने जा रहे हैं, इस पे भी जायज़ा लेंगे कि एक जो अपॉइंटमेंट है उसके ऊपर इतनी कंट्रोवर्सी क्यों है। हम इस पे भी आज अपने प्रोग्राम में जायज़ा लेंगे कि हम इतने इंतहा पसंद क्यों हो गए हैं। हमारे यहाँ ऐसे केसेस जो अयाज अमीर साहब के बेटे ने किया है, इसके असल रूट काजेज़ क्या हैं। हम इतने इंतहा पसंद होके क्यों मरने मराने पे आ जाते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मुस्तनद पैनल इस पे बात करने के लिए मौजूद है। एम्बेसडर हसन हबीब हैं जो फॉरेन अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ फिरदौस शमीम नकवी साहब हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर तरीन रहनुमा हैं, अपोजिशन लीडर भी रहे। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। इसके साथ साथ हमारे साथ यासीन आज़ाद साहब हैं जो फार्मर प्रेसिडेंट हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, PMLN के सीनियर रहनुमा हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन करेंगे IT मिनिस्टर सिंध नवाब तैमूर खान तालपुर साहब थोड़ी देर में। सर एम्बेसडर साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगा। क्या वज़ीर आज़म साहब ने पाकिस्तान का केस सही तरीके से UN में पेश किया और लोगों के अंदर, दुनिया में जो पावरफुल लोग हैं, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, उनके अंदर दर्द, एक पेन दिया कि वो आएँ और हमारी हेल्प करें? थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, शहबाज शरीफ साहब ने अपने बड़े कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट में पाकिस्तान का केस बहुत पैशनेटली, मैं तो कहूँगा, पेश किया। और हमारी जैसे सिचुएशन वो आपने भी कोट किया कि 40 दिन 40 रात मैसिव बारिश हुई है, पानी खड़ा है, औरतें रोड पे डिलीवरीज कर रही हैं। तो अपने हिसाब से उन्होंने फिगर के हिसाब से और कलेक्टिव जो कॉन्शियस है वर्ल्ड का, उसको टच किया है और बड़ा उसके पॉजिटिव रिस्पांस है। जैसे आपने सुना होगा कि फ्रांस डोनर्स कॉन्फ्रेंस कर रहा है, असल जो फंडिंग है वो वहाँ से आनी है। लेकिन ऑन दी अदर साइड इशू, और शहबाज शरीफ साहब ने कश्मीर का भी जिक्र किया, अफगानिस्तान का भी जिक्र किया, तो इन अ वे इट वाज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कोर्स ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड अस इनसाइड पाकिस्तान एज वेल एज आउटसाइड पाकिस्तान। लेकिन
इस वक्त दुनिया जो है, ख़ास तौर पे वो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो फोकस्ड हैं यूक्रेन के ऊपर। प्रेसिडेंट बाइडेन जब आए थे तो लोगों को लगा था कि वो जो है एनवायरनमेंट पे उनका फोकस होगा, जो लॉसेस हैं उसकी तरफ वो जाएंगे, कमिटमेंट्स रिवाइज होंगे। जैसे ही यूक्रेन में पहली गोली चली, सारा फोकस दुनिया का उधर शिफ्ट हो गया। यूरोप का, जर्मनी हो, EU हो, जो भी हो, सब उधर चले गए। और अब अनफॉर्चुनेटली इस तरफ उनका जो फोकस शिफ्ट करना बहुत जद्दोजहद वाला काम है, और हमें इसको हर फोरम पे, हर लेवल पे बार बार रिपीट करना होगा और फोर्सफुली रिपीट करना होगा। और ये सिर्फ फिगर नहीं है, जो जैसे अभी तो हम एक फिगर में ना कि 1/3 पॉपुलेशन, इतने मिलियन लोग पॉवर्टी के नीचे चले गए, इतना पानी हो गया। हमें इससे आगे चलना होगा और क्रेडिबल प्रोजेक्ट्स डेवलप करने पड़ेंगे कि इस इलाके को फ्यूचर ड्रेनेज कैसे प्लान होगी, एग्रीकल्चर कैसे प्रमोट होगा, क्योंकि देखिए सारा जोर होना चाहिए एग्रीकल्चर पे, राइट। क्योंकि ये लाइवलीहुड है उन जिस गरीब लोगों की जहाँ इस वक्त पानी खड़ा हुआ है। तो उसके बाद फिर हेल्थ और एजुकेशन का नेटवर्क। तो हमें यूरोप से बजाय ये उम्मीद करने के वो मिलियंस ऑफ डॉलर की बात करें, हम उनसे प्रोजेक्ट करें, क्योंकि वो उसमें कंफर्टेबल होते हैं। अगर वो आप उन्हें कैश भेज देते हैं आपको, तो फिर नई नई बातें होती हैं। प्लस हमारे मुल्क में ख़ुद इतना ज़्यादा नेगेटिविटी है मीडिया में और सोशल मीडिया में कि चाहे बेईमानी ना भी हो तो शोर शुरू हो जाएगा, विच विल क्रिएट अ वेरी बैड प्रेसिडेंस। और ये याद रखिए कि ये इस दफ़ा नहीं आया है, अगली दफ़ा हो सकता है 8 साल बाद आ जाए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रही है, ग्रेजुअली टेम्परेचर बढ़ रहे हैं। हमारे जो नॉर्थ के ग्लेशियर्स हैं जो 7,000 से ज़्यादा हैं, वो फिर पिघलेंगे। और अगर रेन और वो कंबाइन कर गए, फिर जो कर सकते हैं, हर साल 7 साल बाद रेनी पैटर्न वापस आता है। तो ये हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। और बिल्कुल टेक्निकल सपोर्ट हम मांगें, हम पैसे से ज़्यादा ये उम्मीद करें कि वो प्रोजेक्ट बेस्ड हमारी हेल्प। राइट। फिरदौस शबीर वकील साहब, हम देखा कि जब आप PTI की हुकूमत थी तो खान साहब ने एक अपना मौक़िफ़ भी क्रिएट किया था, एब्सोल्युटली नॉट टू अमेरिका। क्या आप समझते हैं कि इस वक्त अमेरिका के हम बहुत ज़्यादा क्लोज़ गए हैं, और अगर आपकी हुकूमत होती, खान साहब की होती, तो ये कुछ सिचुएशन डिफरेंट होती? क्योंकि जब हम देख रहे हैं कि वहाँ पे गए तो बाइडेन से मुलाकात भी हुई, बाकी लीडरशिप से भी हुई, फ्रांस में भी वो मिले, उसके बाद वो स्पेन के प्राइम मिनिस्टर से मिले, जापान के प्राइम मिनिस्टर से मिले। तो क्या वाकई ये समझते हैं कि ये एक रिजीम चेंज का इनिशिएटिव है और अमेरिका हमारे क्लोज़ आ रहा है? मैं तो जब भी अमेरिका ज़्यादा क्लोज आएगा तो मेरे लिए तो घबराहट की बात है। लोग उसको अच्छा समझें, मैं तो बुरा समझता हूँ। जब अमेरिका करीब आता है तो हमें बड़ा बेर बेच देनी पड़ती है। जब अमेरिका करीब आता है तो हमें सीटों सेंटों का मेंबर बना दिया जाता है। जब अमेरिका करीब आता है तो हम उनसे हथियार ख़रीदने पे मजबूर हो जाते हैं, और जब हमारा वक्त आता है तो वो हमें हथियारों के स्पेयर पार्ट्स भी नहीं देंगे, हवाई जहाज़ों के, और हमें रहमो करम पे छोड़ देंगे। और कभी भी उसने एक अच्छे दोस्त बन के हमारा साथ नहीं दिया। मैं अमेरिकी कौम की बात नहीं कर रहा, अमेरिकी हुकूमत की बात कर रहा हूँ। और इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना भी बहुत ज़रूरी है। जो तकरीर थी, मैं सिर्फ उसको उस लिहाज से नहीं कहूँगा कि मैं अपोजिशन का मेंबर हूँ, लेकिन क्या उसने उस किस्म का कोई पैराया छुआ, लोगों के दिलों की तार को छुआ, जिस तरीके से इस्लामोफोबिया का और रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया था इमरान खान ने, कि अरसे दराज तक उस तकरीर की बाज़गश्त होती रही। क्या ये तकरीर अक़वाम मुत्तहिदा की यादगार तकरीरों में शुमार होगी? क्या इस तकरीर का वही मकाम होगा जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था कि वी विल ईट ग्रास फॉर 1000 years एंड आई विल नॉट बी अ पार्टी टू द सरेंडर? लेकिन तकरीर वो होती है जिसका इम्पैक्ट जो है वो कम से कम 1/2 तक तो रहे, अगर ज़्यादा ना रहे। मैं समझता हूँ कि उन्हीं ने, मैं होता तो मैं तो ओपनली एक्यूज़ करता द कॉन्शियस ऑफ द रिच एंड द डेवलप्ड नेशंस
ये सारी मुसीबत जो आ रही है वो तुम लोगों की वजह से आ रही है। तुमने इस क्लाइमेट को तबाह किया है, तुमने ओजोन लेयर को तबाह किया है, तुमने ज़िंदगी को लोगों के लिए, दूसरे लोगों को इस खित्ते अर्थ पे जो रहते हैं उनके लिए ज़िंदगी गुजारनी मुश्किल कर दी है। अपने गुनाहों की सदा हमें मत दो। एक्यूज देम, मेक इट अपील टू देयर कॉन्शियंस। You are responsible for this disaster. And now it's your responsibility to help your fellow human beings. Don't look at the color. Don't look at the creed. Don't look at it which part of the world we belong to. We are human beings. We are in misery. And the misery which you have caused. ये बात क्यों नहीं की? क्यों इतनी किस्म की भीख मांगने वाली तरीके से एड मांगी गई? अच्छा, आप ये समझते हैं कि अगर तकरीर अच्छी करते तो वो हमें पैसे दे देते? फिर नहीं, आप भी बात नहीं समझे। बात ये, तकरीर के अंदर मौजू क्या होता है, तकरीर में अदायगी, तकरीर की बात नहीं हो रही भाई। बात ये कि आप अपना केस किस तरीके से पेश करते हैं। अच्छा, मैं ये केस देखिए, ये कोई अदालती केस नहीं है, ये जज्बाती केस है। ये सारी दुनिया आपको सुन रही है, सारी दुनिया को ये एहसास होना चाहिए वो तकरीर सुन के कि हाँ, हमसे गलतियां हुई हैं। हमने अंधाधुंध इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर ये भूल गए कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। सर, आप मैं गाड़ी देखिए, एक होता है एक्सीडेंट जिसमें मेरी गलती नहीं होती, एक वो एक्सीडेंट होता है जिसमें मैं गाड़ी तेजी से चला रहा था और टक्कर आ जाती है, तो मेरे अंदर नदामत होती है। जब वो नदामत होती है तो मैं, जब दूसरा आदमी कहता है भाईजान आपने किया क्या, तो मैं कहता हूँ गलती मेरी, मैं आपका नुकसान की तलाफी करूँ। यासीन साहब से इस पे हम ओपिनियन भी ले लेते हैं, लेकिन कुछ मुबसरिन का कहना ये भी है ना कि तकरीर अच्छी भी कर लेता था इमरान खान साहब, वो हमें जहाज़ भी दे देते, वोट नहीं देते थे, वो हमें कालालमपुर भी नहीं जाने देते थे। अगर हम मलेशिया जाते थे, कोई और ब्लॉक बनाना चाहते थे तो हमें वो बिल्कुल कुछ करने नहीं देते थे, हमारे तकरीर को अप्रिशिएट ज़रूर कर रहे थे। तो ये भी एक ओपिनियन है लोगों का। तो इस पे व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट सर? माय टेक ऑन दिस इज वेरी सिंपल। देखिए, बात ये है, हमने इमरान खान उस तकरीर के बाद जो है वो उम्मत मुस्लिमा का लीडर बन गया। बादशाह उनसे नाराज हो गए, हो जाए, ये तो डिक्टेटर्स हैं, ये के तो अमेरिकन प्रॉप्ट रूलर्स हैं, ये कोई पॉपुलर लीडरशिप है जो वहां एग्जिस्ट करती है? जरा है पॉपुलैरिटी कहाँ है इनकी? ये तो फौज के बलबूते पे हुकूमत कर रहे हैं। पॉपुलर लीडरशिप आनी चाहिए। ये जो लोग जमहूरियत का दम भरते हैं, पूछे तो ये अमेरिका किस किस्म की पॉलिसी चलता है? सारी दुनिया में जमहूरियत, मिडिल ईस्ट में बादशाहत, तेल प्रोड्यूसिंग नेशंस के अंदर बादशाहत, उसको वो प्रॉप करके रखते हैं, वो सिर्फ अपने मफादात देखते हैं। बिल्कुल ठीक। फिरदौस शमीम नकवी साहब, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इन तमाम सवालों के जवाब यासीन आज़ाद साहब से लेते हैं। एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ का यूएन एड्रेस और उसके ऊपर दुनिया का रिस्पांस। उस पर फिरदौस शमीम नकवी साहब ने कहा कि कॉम्पिटेंट बंदा होना बहुत ज़रूरी है, उसकी तकरीर जो है वो अपीलिंग होनी चाहिए लोगों के पास। यासीन साहब, आपने फिरदौस साहब की भी बात सुनी, क्या आप वाकई समझते हैं कि जो इमरान खान साहब की तकरीर थी वो उसमें बहुत बड़ा असर था? और जिस तरह से फिरदौस शमीम नकवी साहब ने फरमाया कि वो मुस्लिम उम्मा का एक लीडर बन के बाहर आया और वो कैपेसिटी या कॉम्पिटेंस जो है वो शहबाज शरीफ साहब में है ही नहीं, और वो उजागर कर ही नहीं सकते पाकिस्तान का इशू इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। पहली बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये, इन्हीं के दौरे हुकूमत में कश्मीर का लीगल स्टेटस है उसको बुरी तरह से पामाल किया गया। 5 अगस्त 2019 का साल जब हिंदुस्तान ने अपने दस्तूर के अंदर अमेंडमेंट की और कश्मीर के लीगल स्टेटस को चेंज किया, फिर सवाल ये पैदा होता है कि उस 4 साल के दौर में
या 2019 से लेकर 2021-22 तक, जब तक आपकी हुकूमत रही, आपने क्या किया, ये सवाल एक सवालिया क्वेश्चन है। ठीक। दूसरा, कश्मीर इशू जो है एक बर्निंग इशू है और एक बैनुल-अक़वामी इशू है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान डिस्प्यूट की सबसे बड़ी वजह कश्मीर है, वरना हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान किसी किस्म का कोई झगड़ा नहीं रहता। ठीक। हम वकील हैं, वकील की हैसियत से जब हम कोर्ट में जाते हैं ना, तो हम जज्बाती अंदाज में अगर आर्गूमेंट करते हैं ना, तो जज हमें रोक देता है, कहता है टू द पॉइंट, हमें मुतमईन करें लीगल पॉइंट पे। शहबाज शरीफ साहब की मैंने पूरी स्पीच सुनी। उन्होंने 5 अगस्त 2019 के मामला को भी टेकअप किया, मकबूजा कश्मीर में जो जुल्म सितम हो रहा है उसको भी टेकअप किया। आर्गूमेंट का स्टाइल अपना एक अलग हो सकता है, कोई जोशीला अंदाज में आर्गूमेंट करता है, कोई ज़रा नरम रवैये से आर्गूमेंट करता है, ये एक डिफरेंट मामला है। कल खुद जो इनके साबका वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने कहा जी शहबाज शरीफ ने तकरीबन वही तकरीर की है जो इमरान ख़ान ने की थी। इसका मतलब आप ये बात तस्लीम करते हैं कि उनकी स्पीच में और इमरान ख़ान की स्पीच में कोई ख़ास फ़र्क नहीं था। अब सवाल ये पैदा होता है कि शहबाज शरीफ ने जो तकरीर की, क्या कश्मीर इशू को, उसके जो तमाम एस्पेक्ट हैं, आपने स्पीच में कवर किया या नहीं किया? मेरा कहना यह है कि बेहतरीन अंदाज से उन्होंने कश्मीर इशू को जो है ना टेकअप किया, और जो इनकी ज़िम्मेदारी बनती थी वो उन्होंने निभाई। मैं इस बहस में नहीं पढ़ने चाहता कि कौन आलम इस्लाम का लीडर है। अगर वो बात करेंगे तो जब आपने मलेशिया का एक कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया, तो मलेशिया एक दूसरे इस्लामी मुल्क की दबाव की वजह से तजवीज़ आपकी थी, लेकिन आप उसको अटेंड नहीं कर पाए। ये इस बात की निशानदेही करता है कि हम कितना बोल्ड हैं और कितना ये हैं। हमारे मुल्क की बदकिस्मती ये है कि हम जिस पॉलिटिकल जमात में होते हैं, कोशिश ये करते हैं कि उस पॉलिटिकल जमात के अगेंस्ट में कोई बात ना करें। उसकी वजह ये होती है कि आदमी ये सोचता है कि अगर पार्टी डिसिप्लिन के खिलाफ मैंने कोई बात की तो उसका अल्टीमेट रिज़ल्ट ये निकलेगा कि हमारे ख़िलाफ़ कोई भी कार्रवाई हो सकती है। मैं ये नहीं करता। मैं अगर एक पॉलिटिकल पार्टी में हूँ तो जहाँ मुझे कोई कमज़ोरी नज़र आती है मैं उसकी निशानदेही भी करता हूँ। मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि मुझे पार्टी बाहर कर देगी या अंदर कर देगी, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। हमने, चाहे इनकी गवर्नमेंट हो या इससे पहले की हुकूमतें हों, हमने पाकिस्तान को माशी अंदाज में तबाही और बर्बादी पे ला के खड़ा कर दिया। इदारों को मतलब जो इदारे दस्तूर के मुताबिक बनाए जाते हैं, आइन के मुताबिक बनाए जाते हैं, हम उनको भी धमकियां देते हैं। बैसियत वज़ीर आज़म के भी हमने धमकी दी, और वज़ीर आज़म के ओहदे से हटने के बाद भी रोज़मर्रा के अगर स्टेटमेंट देखें तो वो इस किस्म के अटैक करते हैं जो मेरी समझ से बाहर होते हैं। मैं नहीं समझता कि वो किस अंदाज में ये मामला ले जाते हैं। मैं इस बहस में नहीं पढ़ता कि इमरान खान की स्पीच ज़्यादा अच्छी थी या शहबाज शरीफ की अच्छी थी। मैं इस बहस में ज़रूर पढ़ता हूँ कि जिस खूबसूरत अंदाज में को कि रिटन स्पीच थी, जिस खूबसूरत अंदाज में जो एक वकील को इशू पे रोल अदा करना चाहिए था वो शहबाज शरीफ ने अपनी जगह पूरा किया। अब इस मुल्क की बदकिस्मती देखें कि सैलाब आया पूरे पाकिस्तान के अंदर, तबाही और बर्बादी हुई, लेकिन मुझे पाकिस्तान के तमाम सियासतदान, बाशुमूल हुकूमत की बात करता हूँ कि क्या हमारे सियासतदानों की ये जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि पाकिस्तान के वो लोग जो सैलाब से मुतासर हुए हैं, जो हमारी माएँ बहनें रोड पे बैठी हैं, जिन मुश्किल हालात से वो गुज़र रहे हैं, क्या हमारी ये जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि हम पॉलिटिकल मामलात को एक साइड पे छोड़ देते और लोगों के मसाइल की तरफ तवज्जो देते और कोशिश ये करते कि आए हम सब मिलकर जो इस वक्त पाकिस्तान में क्राइसिस आए हैं उससे निकालने के लिए कोई जद्दोजहद करें। वो हमने नहीं की। आज भी सैलाब के बावजूद
हम करोड़ों रुपया जलसे जुलूसों पे खर्च करते हैं, और जो करोड़ों रुपया आप जलसे जुलूसों पे खर्च करते हैं, अगर वो गरीब लोगों की मदद की जाती तो मेरे नज़दीक ज़्यादा बेहतर था। सियासत ज़ाहिर है कि एक वक्त है, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि लूली लंगड़ी जो जमहूरी हुकूमत है वो आमरीत से 100 दर्जे बेहतर है, चाहे किसी की भी हो, ए की हो, बी की हो, सी की हो। लेकिन इस मुल्क की बदकिस्मती आप देखें, और मैं ये बात बार बार कहता हूँ कि क्या जब भी किसी सियासी जमात को हुकूमत मिलती है, क्या उसको इक़्तिदार मिलता है या नहीं मिलता? मैं कहता हूँ इनकी हुकूमत हुई हो या किसी और की हो, कभी भी पॉलिटिकल पार्टियों को इक़्तिदार नहीं मिला, हुकूमत मिली है। इक़्तिदार आज भी उन ताकतवर लोगों के पास है। ये क्या बात अब कर रहे हैं? तो आप इतना है, आपने सारा टाइम तो फिर आज़ाद साहब को दे दिया। क्योंकि आपने बातें ऐसी क्यों, इसको मैं वो रेसो मैं आपका जवाब दूं तो बाकी भी अच्छा फिरदौस साहब, मैं आप ही के पास आता हूँ। 2 सवाल जो उन्होंने कहा कि एक तो जो अब ताकत है वो आपके पास भी पावर नहीं था, दूसरा एक तो लॉजिकल उनकी बात थी कि इस वक्त जो मुल्क इस बहरान में क़यामत सुगरा आई हुई, उसके बावजूद भी आप जलसे कर रहे हैं और जलसों पे करोड़ों रुपए खर्च आता है, तो क्या ये बेहतर होता कि यही पैसे आप इन गरीब लोगों के ऊपर स्पेंड करते? आई टोटली डिसएग्री। अच्छा, उसका आपके पास लॉजिकल आर्गूमेंट है? उसके अंदर लॉजिकल आर्गूमेंट ये है, पाकिस्तान के 3 करोड़ अवाम सैलाब की जद में है, ठीक है। सिंध के अंदर उस जो है वो 1.25 करोड़ है। 2 करोड़ अवाम जो हैं वो पंजाब और केपी के अंदर है, ठीक। वहाँ की तो कोई कहानी नहीं आ रही। दैट मीन्स द गवर्नमेंट्स देयर आर टेकिंग केयर ऑफ द पीपल। एक मुल्क के अंदर महंगाई का तूफान है, महंगाई का तूफान है इनकॉम्पिटेंस की वजह से, महंगाई का तूफान है एक ऐसी हुकूमत की वजह से जो मुसल्लत की गई है इस मुल्क के ऊपर, ऐसे लोगों के खिलाफ है जो कि आमरीत की बदतरीन शक्ल है, जो खुद आज हुकूमत में नहीं आते लेकिन पीछे से पपेट ऑन अ चेन रखते हैं, और वो लोग उनके पपेट्स बने हुए हैं। ये वही लोग हैं जो जनरल जिलानी की गोद में पढ़ के ट्रेनिंग हासिल करके आए, जिन्होंने ज़ियाउल हक को अपना बाप कहा है, जिन्होंने पाकिस्तानी फ़ौज के परखच्चे उड़ा दिए कि इंजीनियरिंग कोर के आदमी को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया। ये वो लोग हैं जो कि इतने बदकिस्मत है कि इस मुल्क ने उनको 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बनाया, तीनों दफ़ा वो शख्स हटाया गया अपनी इनकॉम्पिटेंस की वजह से। हर दफ़ा मिलिट्री डिक्टेटर ने नहीं हटाया, गुलाम इसाक खान ने भी हटाया। तो आप उनकी क्या बात करते हैं? आज फिर उन्होंने वही सहारा लेके एक साजिश करके, जिनके चेरी ब्लॉसम हम सही कहते हैं, बूट पॉलिश करके अमेरिका के एक साजिश करके आ गए। हमें अपनी मुल्क को हकीकी आज़ादी की तरफ लेके जाना है और इसके लिए हमें कुर्बानियाँ देनी है। और ये नहीं हो सकता कि कौम सो जाए, कौम को ये सैलाब के मसले पे आ जाए। सैलाब का मसला इनकी इनकॉम्पिटेंस की वजह से है। इन लोगों ने कितने अरसे हुकूमत की है पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने, चाहे वो कन्वेंशन लीग के नाम पे हो, चाहे कायदे आज़म के नाम पे हो, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, चाहे जी हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़ियाउल हक। ठीक है, फिर हमेशा नहीं इतने आराम से नहीं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, यहीं से आप ही से हम स्टार्ट करते हैं। फिरदौस साहब का कहना यह है कि इस वक्त सैलाब इतना बड़ा मसला नहीं है जितना इनकॉम्पिटेंट हुकूमत है, महंगाई है, वो सबसे बड़ा मसला है इस मुल्क के। ये मुल्क में जो बैरूनी साजिश है, जो रजीम चेंज है, इस पर ब्रेक के बाद तफसीलन डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक। हम तफसीलन इस पे बात कर रहे थे कि यूएन में किस तरह से पाकिस्तान का केस पेश किया गया। 1-2 दिन से हम देख रहे हैं मुसलसल के ऑडियो रिकॉर्डिंग भी वज़ीर आज़म हाउस से लीक हो रही है। अब मुबसरीन का कहना यह है कि अगर इतनी सीक्रेट इतने इम्पॉर्टेंट जगह से ये लीक हो रही है तो पाकिस्तान की सीक्रेसी पे सवाल है। पाकिस्तान की वहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है वहाँ से कैसे हो रहे हैं। एम्बेसडर साहब से पूछते हैं, सर ये फरमाएं, आप की पोस्ट पे रहे हैं, आपने इन सारी चीज़ों को क्लोजली देखा है, पहले तो ये बताएं कि ये जो ऑडियो आपने भी सुनी होगी,
तो ये ऑडियो फेक है, सही है, और इस पे क्या तबसरा है कि ये किस तरह से और कौन कर रहा है वहाँ से बैठ? देखिए, सही और गलत तो टेक्नोलॉजी इतनी इम्प्रूव कर गई है कि फ़ेक भी हो सकती है, और इसके सही होने के लिए तो आपका टेक्निकल फोरेंसिक होना चाहिए जो आईटी के एक्सपर्ट्स करें। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि लीकेज जो है वो बहुत सीरियस मैटर है, और ख़ास तौर पे एट दिस हाईएस्ट लेवल जो लोग ज़िम्मेदार हैं सिक्योरिटी के, ख़ास तौर पे साइबर सिक्योरिटी के, आईटी के लोग हैं पीएम हाउस में, उन सब को टास्क पे लेना चाहिए। एंड दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। और इससे नुकसान हुआ या नहीं हुआ, या वो काम हुआ नहीं हुआ जिसका उसमें ज़िक्र था, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि इतने सीक्रेट ऑफिस की, हाईएस्ट ऑफिस हमारे मुल्क का, उससे इस तरह से ऑडियोज़ लीक हो रही हैं, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसमें किसकी इंटरेस्ट है, जो प्राइवेट डिस्कशन भी जो है लोगों की वो मार्केट में आ रही है। तो दैट रेजेस वेरी बिग क्वेश्चन। राइट, फिरदौस साहब, ये आप करवा रहे हैं? जी, ये आप करवा रहे हैं? रिडिकुलस क्वेश्चन। आई डोंट इवन नो इस ऐसे रिडिकुलस क्वेश्चन के आंसर अभी आपको एम्बेसडर साहब ने कहा। जी, अगर मेरे पास ये कैपेबिलिटी आ जाए तो आई वुड बी रनिंग अ स्पाई एजेंसी, नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी। खुदा के वास्ते अपने आप लोग अपने रिमार्क्स के अंदर थोड़ी तो एहतियात कर लीजिए। बात उन्हीं ने एम्बेसडर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त की। ये मेरे मुल्क की क्रेडिबिलिटी की बात है। नहीं, मेरा सवाल है करा कौन रहा है सर? नहीं सर, आपने जब ऐसी बात की है, सॉरी थीबो साहब, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, यू आर सिटिंग इन अ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपसे सवाल किया, आप इनकार करते हैं। सॉरी, इवन कास्टिंग दिस एस्पर्शन कि पाकिस्तान की किसी भी सियासी जमात के अंदर इस किस्म की कैपेबिलिटी है या हो सकती है, या कोई पॉलिटिकल पार्टी इस मुल्क के मोस्ट सीक्रेट ऑफिस के अंदर बगिंग करेगी, सर दिस इज अ वेरी सीरियस क्राइम। निक्सन के ऊपर जो बगिंग का हुआ था वो किधर किधर तक गया था बात? सर आप बताएं बात ना, सारी ये अमेरिका करवा रहा है। इस मुल्क के अंदर जिन लोगों के पास ये कैपेबिलिटी है, किन के पास? मैं लूंगा, आप बंद हो जाएंगे। मैं उसमें डरने वालों में से नहीं अमेरिका मैं डरने वालों में से नहीं हूं। अमेरिका करवा, मैं डरने वालों में से नहीं हूं। जिनके पास कैपेबिलिटी है, वी आर प्राउड दैट आवर कंट्रीज इंटेलिजेंस सर्विसेज आर रेटेड एज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, बट दे शुड यूज ऑल देयर malware एंड हार्डवेयर अगेंस्ट आवर एनिमीज, नॉट विद इन द स्टेट ऑन आवर रूलर्स Right. and in the offices. यासीन यार आप क्या करने की बात करते हैं? साहब, ये एक इम्पॉर्टेंट सवालिया निशान भी बन रहा है आपकी लीडरशिप के ऊपर कि कहना ये है मुबसरीन का कि आपके इंटरनली कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें बाहर भी आ रही हैं। फाइनेंस मिनिस्टर के ऊपर है, या मरियम नवाज साहिबा हैं, या शहबाज शरीफ साहब है। ये आप जो ऑडियो रिकॉर्ड्स बाहर आ रहे हैं, आप व्हाट इज योर टेक ऑन इट सर? यार चंद दिन पहले आपने देखा होगा कि जब IMF से कर्ज़े की बात हो रही थी, इन्हीं के दो मिनिस्टर जहाँ इनकी हुकूमत है, एक पंजाब का और एक KPK का, जी सर, उन दोनों के ख़त की बात आई कि IMF को ख़त लिखा गया ताकि किसी तरह पैसे ना मिले। मैं हैरान हूँ कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस, मैं इंतहा दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ इनकी, और मैं कोई जज्बाती अंदाज में बात नहीं करना चाहता, ठीक, लेकिन क्या वो ख़त लिखना एक साबिक वज़ीर ख़जाना का दूसरे पंजाब के वज़ीर ख़जाना का या KPK के वज़ीर ख़जाना को, यासीन साहब ये खत में नहीं था, टेलीफोन कॉल। सर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ना, मैंने आपके पॉइंट ऑफ व्यू को तो हैरान टेलीफोन कॉल नहीं, टेलीफोन कॉल नहीं, वो टेलीफोन कॉल में उनको कहा गया कि आप ये ख़त लिखें, ये ख़त लिखें, तो खत नहीं था। और मैंने जो फाइनेंस मिनिस्टर है KPK का, उसने कहा जी मैं गाड़ी चला रहा हूँ, फिक्र नहीं करें, मैं अभी पहुँचता हूँ, जो आप कहते हैं वही फौरी तौर पे होगा। क्या PTI के लोगों ने आपने उन दो फाइनेंस मिनिस्टर को कंडेम किया? या सर मैंने आपको बहुत इत्मीनान से सुना, मैं बोल नहीं रहा सर आप फिर रिस्पॉन्ड कर दीजिए जी प्लीज। अच्छा, अब इसी तरह से इन्होंने बहुत सारी बातें की, तकरीबन 4 साल इनकी हुकूमत थी। कल भी मैंने साबिक प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट सुना कि मुझे ये पता नहीं कि एस्टेब्लिशमेंट के और मेरे तल्लुकात कैसे ख़राब हुए। पिछले 4 साल तक ये कहते रहे
कि एस्टेब्लिशमेंट और हम एक पेज पे काम कर रहे हैं। अभी जो ये कहते हैं कि जी ये गवर्नमेंट फलां है, ये एलिगेशन 2018 में आप पे भी आया था। 2018 में इन गुनहगार आंखों ने देखा कि मैं बल्दिया वाली सीट पे था, तो वहाँ जब 6 बजे का टाइम हुआ तो बाकायदा जो पोलिंग स्टेशन थे उनको बंद कर दिया गया। पोलिंग एजेंट को कहा कि इमीडिएटली जगह खाली कर दें। रात के 12 बजे तक शहबाज शरीफ तकरीबन 3,500 वोटों से जीता हुआ था। सुबह 3,000 वोट उसके रिजेक्ट हो गए और 600 वोटों से वो हार गया। तो 2018 में जिन लोगों की तरफ आप निशानदेही करते हैं, अगर वो आपका साथ नहीं देते तो आप भी हुकूमत नहीं बना सकते थे। अब ये सर नहीं, एक जुमला मैं इसको एंड कर देता हूं। टाइम खत्म हो रहा है, फाइनल टेक सर एक जुमले में एंड करता हूँ। मैं इसके लिए तो पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों से अपील करता हूँ कि उन लोगों से जान छुड़ाने के लिए आपके पास एक ही रास्ता है कि पहले एक प्लेटफॉर्म पे तो आके कम से कम इत्तेफाक के राय से ये बात तो तय करें कि इन लोगों से हम जान कैसे, वो तो करने के लिए तैयार नहीं है। यासीन आज़ाद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, फिरदौस शबीर नकवी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मिस्टर हसन हबीब साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हुआ। ये जो आपस में पॉलिटिकल लीडरशिप की बातें हैं ये चलती रहेंगी, लेकिन इस वक्त 1/3 लोग जो सफ़र कर रहे हैं, ये जो सैलाब आया है, इनकी जितनी भी हो सकती है, जो भी मदद कर सकता है उसकी मदद करें। खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।